जय हिंद। जैसे अर्थ के ऊपर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, उसी तरह से ओशन के अंदर भी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ओशनिक फीचर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर ओशनिक फीचर्स और जिस नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे माइनर ओशनिक फीचर्स। अगर हम ओशनिक फीचर्स की बात करें तो उसको हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन्स एंड मिड ओशनिक रिज इंक्लूड हैं। वैसे मिड ओशनिक रिज को बहुत जगह पे माइनर ओशनिक फीचर्स में भी इंक्लूड किया गया है, बट मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वो इतने रेंजेस इतनी लंबी हैं तो ये भी एक मेजर ओशनिक फीचर्स हैं, जिसमें कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप को भी, और डीप सी प्लेन्स को भी हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इनको ही डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और जानने को बहुत कुछ मिलेगा। With the help of this diagram, we are going to discuss the first oceanic feature, that is a continental shelf. अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये बिल्कुल आप बीच, और ये शोर लाइन। शोर लाइन किसको कहते हैं? जो ऐसी लाइन जो ओशन, मतलब ऐसी तट रेखा जो ओशन के साथ टच करती है। तो शोर लाइन से जो एक आप कॉन्टिन्यूशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कॉन्टिनेंट का ही कॉन्टिन्यूशन है, मतलब जो कॉन्टिनेंट है वो ही आगे को कॉन्टिन्यू हो रहा है, उसी को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जानते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो एक कॉन्टिन्यूशन ही है कॉन्टिनेंट का, ये एक बहुत ही जेंटल स्लोप है जो नियर अबाउट 17 फीट पर माइल की स्पीड से ओशनिक वाटर की तरफ को जेंटली स्लोप करती है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो डेप्थ है वो नियर अबाउट 100 फैदम्स के एवरेज, अगर हम उसको एवरेज लें तो दैट इज़ 100 फैदम्स। और 100 फैदम्स में मतलब एक फैदम में कितना फीट होता है? एक फैदम में 6 फीट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि 1 फैदम इज इक्विवेलेंट टू 6 फीट। अगर आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ की स्लोप को देखें तो नियर अबाउट 1 डिग्री टू 3 डिग्री ये जेंटल स्लोप कर रही है सी वाटर की तरफ को। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है उसकी ढलान, जो स्लोप है, वो बहुत धीरे धीरे आगे तक जाती है। सेकेंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इसकी टाइप कैसे होगी, ये किस तरह की होगी, ये डिपेंड करता है उस एरिया के कोस्ट, जो कोस्ट लाइन है उसके फीचर्स के ऊपर। वहाँ पे कैसे फीचर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ की टाइप भी डिसाइड होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ ऑलवेज नैरो, जहाँ पे कोस्ट के साइड में बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पैसिफिक कोस्टल प्लेन, स्पेशली जो साउथ अमेरिका के साथ में चिले स्पेशली इसका एग्जांपल है, वो इतनी नैरो है, केवल 16 किलोमीटर्स है। एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ द एंडीज माउंटेन्स देयर। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइडर होती है जहाँ पे कोस्टल प्लेन्स में माउंटेन्स और इस तरह के फीचर्स नहीं होते, बल्कि कोस्टल प्लेन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं या तो वाइड होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो एवरेज, सभी ओशन का अगर एवरेज लें तो 7.5% एरिया ऑफ ओशन इज कवर्ड विद द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ पे स्टॉप हो जाती है मीन्स वहाँ से ही जेंटल स्लोप एकदम स्टीप स्लोप में बदल जाती है, एंड दैट एरिया, उस एरिया को हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहेंगे। लेकिन इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल ब्रेक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज कवर्ड विद द वेरी गुड सेडिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स और रिवर्स बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स जो है वो लेके आते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ओरिजिन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इन शॉर्ट आई विल टेल यू 3 रीजंस कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने के रीजंस क्या थे। पहला रीज़न है कि जो रिवर्स सेडिमेंट्स लेके आई उसको धीरे धीरे इन्होंने डिपॉजिट कर दिया कॉन्टिनेंट्स पे, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एक फॉर्मेशन है वो होना शुरू हुई। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है इसका कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे होने वाले फॉल्टिंग। फॉल्टिंग का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे दरारों का पड़ना, मतलब टूट जाना, और उनमें जो दरारें पड़ती हैं, जो टूटती हैं,
उसका रीज़न है द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, और जिसके कारण ये जो कॉन्टिनेंट फॉल्टिंग होती है तो उसके बाद धीरे धीरे ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसके कारण भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन होती है। द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज ड्यू टू एब्रेशन। एब्रेशन होता है कि जो वेव्स, सी वेव्स आ रही हैं, अगर आप यहाँ देखो तो सी वेव्स आ रही हैं, ये जो सी वेव्स आती है ये अपने साथ बहुत सेडिमेंट्स और इस तरह के जो भी डेड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स जो भी होते हैं वो धीरे धीरे कोस्ट पे डिपॉजिट करती हैं, उसके कारण भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की फॉर्मेशन होती है। वन अदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। जो कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स हैं वो थोड़े सी में सबमर्ज हो गए, जिसके कारण भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की फॉर्मेशन हुई। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर एक कोस्टल रीजन पे, हर एक ओशन के साइड पे देखने को मिलते हैं। कहीं ये वाइडर हैं, कहीं ये स्मॉल है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जो पैसिफिक ओशन है, स्पेशली जो साउथ अमेरिका का चिली कोस्ट है, वहाँ पे ये बहुत नैरो है। बट सबसे वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमें आर्कटिक ओशन के नियर अबाउट देखने को मिलते हैं, और उसमें स्पेशली साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ द वाइडेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसी भी एक कोस्टल नेशन के टेरिटोरियल वाटर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंडर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैं एक मैप से आपको बता रही हूँ, तो ये हमारी बेस लाइन है। अगर हम बेस लाइन से देखें तो टेरिटोरियल वाटर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है मैक्सिमम उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स कवर करते हैं। टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड होता है 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 22.2 किलोमीटर, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड होती है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स मीन्स 370.4 किलोमीटर। जिन भी कोस्टल नेशन के अंडर ये टेरिटोरियल वाटर्स या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आती है उनको फुल राइट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को के रिसोर्सेज को, चाहे वो बायोटिक है चाहे वो अबायोटिक है, उनको एक्सप्लॉइट करने का, एक्सप्लोर करने का, उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने का और मैनेज करने का। ये उन कंट्रीज़ का सोवेनियर राइट है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे प्रोडक्टिव रीजन है ओशन का। दिस रीजन रिसीव अ प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि दे कैन सपोर्ट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन वी ऑल नो दैट इट इज़ अ मरीन एल्गी। सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है तो पेट्रोलियम को ड्रिल करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छी साइट है। यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वर्ल्ड का 20% पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ही मिलता है। सेकेंड, इट इज़ अ रिच फिशिंग ग्राउंड, मतलब फिशिंग जो है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सबसे ज़्यादा होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, तो फिश यहाँ पे सर्वाइव करती है, इसलिए रिच फिशिंग ग्राउंड है। अनदर वन, डिफरेंट काइंड ऑफ मरीन फूड जो बेसिकली ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूम करते हैं, उसकी भी यहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत वैरायटी ऑफ इस फूड यहाँ पे अवेलेबल होता है। एंड द लास्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं। और अगर मिनरल्स की बात करें तो मैंगनीज, आयरन, कॉपर, गोल्ड, इस तरह के बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देखें तो बहुत ईजिली आप इसको रियलाइज कर लेंगे कि कोस्टल प्लेन है, दिस इज द शोर लाइन, और ये जितना भी एरिया आ रहा है दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिस इज द कॉन्टिनेंटल ब्रेक, और यहाँ से ये जो बिल्कुल स्टीप स्लोप है दिस इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल स्लोप। मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो एक्सटेंड करती है वो कॉन्टिनेंटल ब्रेक से लेके ये हमारे डीप ओशन प्लेन्स है, इनके बीच का जो एरिया है दैट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप वेरी करती है 5 डिग्री टू 60 डिग्री, 5 डिग्री टू 60 डिग्री फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो वाटर की डेप्थ है कॉन्टिनेंटल स्लोप में वो भी वेरी करती है 200 मीटर टू 2000 मीटर, एंड दैट ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ 7.5% एरिया ऑफ ओशन का कवर करती है ऑन एवरेज, वैसे ही कॉन्टिनेंटल स्लोप कवर करती है नियर अबाउट 8.5% एरिया पूरे ओशन का।
ये 8.5% जो कॉन्टिनेंटल स्लोप कवर करती है, ये एक ऑन एन एवरेज है। अगर हम जनरल बात करें तो अटलांटिक ओशन में ये 12.4% है, पैसिफिक ओशन में कॉन्टिनेंटल स्लोप 7% है और इंडियन ओशन में कॉन्टिनेंटल स्लोप नियर अबाउट 6.5% है। मोस्ट एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल स्लोप्स हमें देखने को मिलती हैं 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में। कॉन्टिनेंटल स्लोप की हम बात करते हैं तो देयर इज अ एब्सेंस ऑफ सेडिमेंट बिकॉज ऑफ द स्लोप, बिकॉज रिवर्स और वेव्स यहाँ पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट नहीं कर पाती हैं। ओनली सेडिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कॉन्टिनेंटल राइज। ये कॉन्टिनेंटल राइज है। कॉन्टिनेंटल राइज मीन्स जहाँ पे स्टीप स्लोप ग्रेजुअली कम होने शुरू हो जाती है और ये कॉन्टिनेंटल स्लोप्स को, मतलब कॉन्टिनेंटल राइज कॉन्टिनेंटल स्लोप को और प्लेन्स को, जो ओशनिक प्लेन्स हैं, डीप प्लेन्स हैं, उनको आपस में ज्वाइन करता है। विच यू कैन सी हेयर कि जो स्टीप स्लोप है ये धीरे धीरे कम होने शुरू हो गई है और ग्रेजुअली ये प्लेन्स के साथ, डीप ओशनिक प्लेन्स के साथ में मर्ज होना शुरू हो गया है। कॉन्टिनेंटल राइज में स्लोप जो है वो 0.5 डिग्री से 1 डिग्री के बीच में ही रह जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ओशनिक फीचर की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज एबिसल प्लेन्स, जिन्हें डीप ओशनिक प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर द डीप प्लेन्स। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो ये हमारी कोस्ट लाइन थी, उसके बाद हमारा शुरू हुआ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर दिस इज अ कॉन्टिनेंटल ब्रेक, कॉन्टिनेंटल ब्रेक के बाद हमारा हुआ कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल राइज, क्योंकि ये इन्होंने इसको ज्वाइन करा किसके साथ में, डीप ओशनिक प्लेन्स के साथ। तो डीप ओशनिक प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज एबिसल प्लेन्स। डीप ओशनिक प्लेन्स की बात करें तो ये बहुत ही फ्लैट एंड रोलिंग सबमरीन प्लेन्स हैं जो ओशंस का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर कवर करते हैं। और अगर ऑन एवरेज डेप्थ की बात करें तो ओशनिक जो आपके प्लेन्स हैं उनकी डेप्थ नियर अबाउट वेरी करती है 3000 मीटर्स टू 6000 मीटर्स के बीच में। अगर हम ओशनिक प्लेन्स की बात करें, डीप प्लेन्स की बात करें, एबिसल प्लेन की बात करें तो ये कवर करते हैं 75.9% एरिया ऑन एवरेज। आप देख सकते हो कि सनलाइट जो है वो इन डीप ओशंस में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी डीप डार्क इकोसिस्टम ऑफ ओशन। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि ओशनिक प्लेन्स बिल्कुल नहीं है, मीन्स ये जो ओशनिक प्लेन्स है ये यूनिफॉर्मली फ्लैट नहीं है। मतलब अगर आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल पूरे फ्लैट है तो ऐसा नहीं है। अगर इस पिक्चर में हम देखें तो ये जो एबिसल प्लेन्स हैं, ये टोटल प्लेन्स हैं, ये कॉन्टिनेंटल राइज से लेके मिड ओशनिक रिज तक का पूरा एरिया कवर करते हैं। एंड यू कैन सी बिकॉज ये बिल्कुल सी बेड पे है तो दिस एरिया इज कवर्ड विद द थिक लेयर ऑफ द सेडिमेंट। एबिसल प्लेन्स के मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताऊंगी। वन इज द ओजेस एंड अनदर इज अ रेड क्ले। ये दोनों ही ओशनिक प्लेन्स में, डीप एबिसल प्लेन्स में पाए जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द ओजेस तो ओजेस समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स हैं और ये मेनली बनते हैं टाइनी मरीन ऑर्गेनिज्म से। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लैंकटन, शेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत ओवर द टाइम ये धीरे धीरे सी बेड पे ही सारे सेडिमेंट जो है डिपॉजिट होते रहते हैं। इसके अपोजिट में आता है एक रेड क्ले, वेयर एज जो स्मॉल सीज है उनमें ओजेस के बजाय रेड क्ले ज़्यादा देखने को मिलती है और रेड क्ले का जो ओरिजिन है वो वॉल्केनो के द्वारा होता है या तो हवा, डस्ट, इस तरह का जो डस्ट पार्टिकल्स है जब वो सी में डिपॉजिट होती रहती है, दैट सेडिमेंट्स आर नोन एज अ रेड क्ले। और रेड क्ले हमें वहाँ भी देखने को मिलती है जहाँ पे मरीन लाइफ बहुत ही कम है। तो इट इज़ क्लियर कि रेड क्ले ओपन सीज में पाई जाती है जहाँ मरीन लाइफ बहुत कम है और ओजेस जो है वो डीप ओशनिक प्लेन्स के सेडिमेंट्स है जो यहाँ पे पाए जाने वाले मरीन लाइफ ओवर द टाइम एक्यूमुलेट करते हैं। यही वो रीजन है जहाँ पे हमें डिफरेंट माइनर सी फीचर्स देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि हिल्स हो गए, स्मॉल माउंटेन्स हो गए या एटॉल्स हो गए, कोरल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
सी इन दिस पिक्चर, ये जो एबिसल हिल्स है ये एबिसल प्लेन्स, मतलब एबिसल प्लेन्स के बारे में हमने बात करी कि प्लेन्स नहीं है, यहाँ पे हिल्स, माउंट्स, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, एटॉल, कोरल, ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ मिलती है। लेकिन इन्हीं प्लेन्स का एक और फीचर है जो हमें देखने को मिलता है, विच इज़ नोन एज अ ओशन डीप्स। अगर हम पिक्चर में देखें तो ये एक नैरो डिप्रेशन है विद इन अ ओशन फ्लोर, जो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब बहुत ही इसमें जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो ओशन डीप्स हैं ये ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट काउंट किया जाता है। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है कि यही डीप्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी जिसको हम डीप्स कहते हैं और दूसरी कैटेगरी जिसको हम ट्रेंचेस कहते हैं। ठीक है, तो जो नैरो होंगी, मतलब जो ऐसे गहराई वाली नैरो जगह होगी उसको ओशन डीप्स कहेंगे, लेकिन बहुत ही एक्सटेंसिव और वाइड जैसे बहुत डेप्थ में गहराई में होगा उसको हम ट्रेंचेस कहेंगे। मींस जो लॉन्ग एंड नैरो डिप्रेशन है उसको ट्रेंचेस कहेंगे, लेकिन जो डीप होगा बट लेस एक्सटेंसिव होगा उसको हम ओशन डीप्स कहेंगे। और इन डीप्स और ट्रेंचेस की बात करें, स्पेशली ट्रेंचेस की, तो ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के मार्जिन्स पे ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। ये डीपेस्ट पार्ट है ओशन का और यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज और एक्टिव अर्थक्वेक भी फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये रिंग ऑफ फायर, जितना भी आपको यहाँ पे जितने भी ट्रेंचेस देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली ट्रेंचेस, ये सारे रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में है। मीन्स ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पे देखने को मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका जो नाम है, जैसे अब मरीना ट्रेंच हो गया या जितने भी ट्रेंचेस हैं यहाँ पे, इनका नाम या तो उस एरिया के जो जियोग्राफी है उस पर रखा जाता है, या इन ट्रेंचेस को जिन जियोग्राफर्स ने एक्सप्लोर किया या साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया उनके नाम पे रखा जाता है। The last major feature of the ocean is a mid-oceanic ridge. अब ये mid-oceanic ridge को वैसे minor feature में भी include करते हैं, but I have included this in a major oceanic feature. ये मिड ओशनिक रिज जो है ये ओशन फ्लोर्स पे माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स है, जिसकी फॉर्मेशन टेक्टोनिक प्लेट्स या वॉल्केनिक इरप्शंस के द्वारा हुई है। मिड ओशनिक रिज इस अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे लार्जेस्ट जियोलॉजिकल फीचर्स हैं। जितने भी मिड ओशनिक रिज हैं मैक्सिमम वो हमें देखने को मिलते हैं डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पर। अगर हम ऐसा बोले कि मिड ओशनिक जो आपके रिजेस हैं वो इस अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे बड़े माउंटेन्स हैं, तो ये बोलना भी गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस मिड ओशनिक रिज स्ट्रेचेस फ्रॉम द पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन। सबसे बड़ा कारण है कि मैक्सिमम दीज काइंड ऑफ द माउंटेन्स आर सबमर्ज इनसाइड द ओशन, तो बहुत कम लोग इनको देख पा रहे हैं, बट कई जगह पे ये मिड ओशनिक रिज इतने बड़े होते हैं, माउंटेन्स इतने बड़े होते हैं कि सी से भी बाहर निकल जाते हैं। अगर हम मिड ओशनिक रिज की बात करें तो नियर अबाउट 65,000 किलोमीटर्स इनकी लेंथ है। मिड ओशनिक रिज अर्थ सरफेस का 23% एरिया कवर करते हैं नियरली। बिकॉज मिड ओशनिक रिज की फॉर्मेशन जो मैग्मा इनसाइड अर्थ था उनका जो ऊपर की तरफ जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था वो ऊपर आए उसकी वजह से हुई है, तो स्टिल यहाँ पे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस हमें देखने को भी मिलते हैं। वन थिंग यू मस्ट कीप इन अ माइंड कि मिड ओशनिक रिज पे क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो डाइवर्जेंट प्लेट से हुई है, इसलिए वो अभी भी एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मीन्स ये सी फ्लोर स्प्रेड होता है और धीरे धीरे न्यू फ्लोर्स की सी फ्लोर की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो मिड अटलांटिक रिज है वो सबसे लार्जेस्ट सबमर्ज रेंज है वर्ल्ड की, जो नियर अबाउट नॉर्थ टू साउथ अटलांटिक ओशन में स्प्रेड है इन द फॉर्म ऑफ एस। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया ओशनिक फ्लोर के कुछ फीचर्स को, मेजर फीचर्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओशनिक फ्लोर्स के कुछ माइनर फीचर्स को। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। कमेंट ज़रूर करिएगा, बिकॉज कमेंट करने से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद, जय भारत।